देखिए, मेरी पत्नी बहुत सीधी है। मैं सौभाग्य समझता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे शगुन रहा है मेरे लिए, शकुन का कारण। आज का युवा बाकी सब जगह अपना सपना तलाश रहा होता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन राजनीति में किसी को क्यों नहीं जाना। हेलो एंड वेलकम टू गपशप विद ज्योति। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो है हाड़ौती की मिट्टी से उठे हुए एक जनप्रिय नेता, जिन्होंने अपने संघर्ष, सेवा और समर्पण भाव से हाड़ौती में और यहाँ की सियासत में एक बहुत अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री प्रहलाद गुंजल जी के बारे में। एक ऐसा नेता जिन्होंने रामगंज मंडी से लेकर कोटा उत्तर तक की जनता की आवाज को बुलंद किया। जी हाँ, जिन्होंने बीजेपी से कांग्रेस तक के सफर में कई ऐसे मोड़ आए जब कई बड़े फैसले भी उन्होंने किए। आज मैं उनके घर आई हूँ और उन्हीं से जानेंगे उनके बचपन, उनके परिवार और राजनीति के सफर की वो कहानियां जो अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गपशप विद ज्योति श्री प्रहलाद गुंजल जी के साथ। रामगंज मंडी से लेकर कोटा उत्तर तक की जनता का प्यार आपने जीता है सर, और हाड़ौती के एक ऐसे नेता जिसकी आवाज से भी सब पहचानते हैं। एक बुलंद आवाज के आप, मैं कहूंगी, धनी है। जनता ने बहुत भरोसा जताया है। सर, आपके बचपन से जानने की शुरुआत करूंगी, क्योंकि एज ए नेता आपको हर कोई जानता है, लेकिन एक इंसान के तौर पे आपका जीवन कैसे बीता, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, ये सब हम जानना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ सर मेरे चैनल पे, मेरे शो में। धन्यवाद आप। सर, धर्मपुरा गांव आपका अपना गांव, जहां आप पैदा हुए। परिवार में कौन कौन भाई बहन है, माता पिता क्या करते हैं, बचपन कैसे बीता? देखिए, मेरे बचपन की कहानी अजीब है। मैं दुर्भाग्यशाली भी कहूंगा और सौभाग्यशाली भी कहूंगा। जैसे कहते हैं ना, किसी का जन्म पत्री में पैदाइशी सूर्य खराब हो। मैं 3.5 साल का था और पिता चले गए। घर में 4 बड़े भाई, 2 छोटी बहन है। और आज तो समाज जीवन पे और छोटे बच्चों पे भी आधुनिकता का और माइंडसेट विकसित होने का बहुत असर है। छोटे बच्चे भी एडवांस नजर आने लगे। तत्समय 3.5 साल का मैं था और मुझे आंशिक मेमोरियां भी पिता की याद नहीं है। तो मैं समझता हूं ये मेरा दुर्भाग्य रहा है। पर मां अभी गई है 2020 में। मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य ये है मेरा कि मां का भी और पिता का भी अद्भुत तरीके से इतना प्यार और इतना सार संभाल की कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और कल्पना इन द सेंस कि एक ऐसी ग्रामीण अंचल की महिला जिसका शिक्षा और सड़क से कभी साक्षात्कार ही नहीं हुआ हो, और विधवा मां अपने 5 बच्चों को चुनौतीपूर्ण वातावरण में मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़ा लिखा कर इस स्थिति में पहुंचा दे कि अपने पैरों पर सक्षम रूप से खड़े हो जाए। मैं समझता हूं शिक्षा से, सड़क से उसका साक्षात्कार नहीं था, पर मेरी मां के पास एक जीवन मूल्य थे कि उनका कभी कभी पिताजी कहते होंगे कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पाने चाहिए, अच्छे रास्ते पर जाने चाहिए। और मेरी माँ ने, जैसे गांव में बोलते हैं ना, पल्लू गांठ बांध के पिताजी की बात को और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। और मेरी फर्स्ट जनरेशन हमारी रही जो पढ़ने के लिए कोटा आए, और तो कोटावासी हो गए। और देख ही रहे हैं आप, एक गांव से चलकर जहां भी पहुंचे हैं आज जिस स्थिति में है, वो माँ का आशीर्वाद है। सर, माँ का आशीर्वाद है, लेकिन निश्चित तौर पे संघर्ष बहुत देखा होगा आपने। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े हुए हैं आप, शिक्षा के लिए जैसे आपने कहा कि कोटा आए, लेकिन इतना लंबा सफर सर कि आज इतनी जनता का प्यार मिल रहा है, लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके मन में कब आया सबसे पहले कि मुझे राजनीति में जाना मैं चाहिए? एक बात जानता हूं, मुझे बहुत तकलीफ है कि आजकल शिक्षा भी व्यापार का केंद्र बन गया, राजनीति से लेकर अन्य क्षेत्रों में। अब बच्चों के पास नजरिया ही सीमित रह गया। मेरा पढ़ने का मतलब मुझे नौकरी करना हो।
जीवन मूल्य, एजुकेशन से, संस्कार, हम्म, एक अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन। अच्छे जीवन की परिभाषा तो अब अच्छी नौकरी हो गई, आईआईटी हो गई, डॉक्टर हो गए। निश्चित तौर पे। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो कौन से महापुरुष का जीवन अध्याय का हिस्सा नहीं होता था। क्या महाराणा प्रताप, क्या शिवाजी, क्या मदन मोहन मालवीय, क्या गांधी जी, क्या नेहरू जी, क्या भगत सिंह, क्या राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, सुभाष। आप जब इतने सारे चरित्रों का अध्ययन बाल्यकाल की अवस्था में पढ़ते हो तो कोई चरित्र तो आपको प्रभावित करता ही है, इंस्पायर करता है। एक घटना ही तो जीवन बदल देती है आदमी का। न्यूटन ने पत्थर उछाला और आसमान से तेजी से नीचे आया तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया, वैज्ञानिक बन गया। एक घटना ने उसका पूरे जीवन का ही नजरिया बदल दिया, शोध की दिशा में आगे बढ़ा दिया। बचपन से मेरी पढ़ने की रुचि रही है और मैं अपने विद्यालय का, ये क्या कहें कि कोटा आकर, हमारी देसी भाषा में बोले, बिगड़ गए। कोई कमांड करने वाला, संभालने वाला, गाइडलाइन करने वाला नहीं था। केवल इतना ही मानो कि वो बचपन के माँ बाप के और स्कूल एजुकेशन के संस्कार थे जो आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुए। पर मैं मिडिल तक थ्रू आउट मेरे क्लास का, स्कूल का टॉपर रहा। और इतना ही नहीं, ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा होती थी, आजकल होती कि नहीं होती, जिले की, मैं उसका भी टॉपर रहा। अध्ययन मेरी प्रारंभ से ही रुचि रही है। ये संस्कार मेरी माँ ने मेरे पिताजी की बात को पल्लू गांठ बांधकर, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, पढ़ाई में जीवन है, इसी में भविष्य है, शिक्षा का महत्व बताया। हाँ। अब पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें थी जो इंस्पायर करती थी। आप आइडियल किन्हें मानते हैं? किनसे आप ज्यादा इंस्पायर हुए अपने स्कूली और अपने कॉलेज के दिनों में? महापुरुषों के जीवन को पढ़ा है, सभी का अपना विशिष्ट जीवन है। और कौन से महापुरुष का नाम लूंगा? भारत इस दृष्टि से बहुत, आज मैं कह सकता हूं, तत्समय सोच भले ही नहीं रही होगी मेरी, विरासत की संपदा से, महापुरुषों की से, जीवन से, आदर्श जीवन से बहुत शक्तिशाली, संपन्न, अमीर राष्ट्र है। दुर्भाग्य है कि वो आज है ही नहीं, लोगों के सामने नहीं। मैंने भगत सिंह को खूब पढ़ा। लोगों के जहन में तो ये था कि एक नौजवान था और स्कूली राजनीति का, कॉलेज की राजनीति का जोश था और पार्लियामेंट में बम धमाका कर दिया। लेकिन उसके विचार का एक एक तर्क, कि अदालत में कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहे कि ये धमाका नहीं, पूरी व्यवस्था को चुनौती देने का एक नियोजित कार्यक्रम है, तब भगत सिंह था। ठीक समझा आपने। हम जिस मकसद से आए थे, शायद उस मकसद को सरकार समझ रही है। हम चुनौती देने आए, और चुनौती नहीं है भगाना। जब जेल में बंद है, आंदोलनकारी कहते हैं बाहर बड़ा आंदोलन है, भगत सिंह को जरा बाहर निकालिए, नहीं तो गोरे नहीं बच पाएंगे इस मुल्क में, हम जेल तोड़ के आपको बाहर भेज देते। बोला नहीं, आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन आप मुझे जो बता रहे हैं उसको एक बार रिमाइंड करिए। भगत सिंह को बाहर निकालिए, वरना गोरों को नहीं रहने देना। मैं बाहर निकल गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। गोरे नहीं रहने चाहिए, इसी मकसद के लिए अंदर है, इसलिए रास्ता फांसी का है, क्योंकि देश में उबाल आना चाहिए और गोरे जाने चाहिए। ये सोच 23 साल का नौजवान बच्चा, जरा आप पढ़िए, उसने जो युवा लिखा है, हिंदी पंजाबी भाषा विवाद पर लिखा है, पूरे देश को हिला दे, पूरे देश को। अब भगत सिंह के युवा लेख को पढ़ने के बाद अगर आज के नौजवान का उसका कंपैरिजन करोगे तो कुछ बचा ही नहीं। नौजवान के नाम पर ढकोसलाबाजी है, एक स्वार्थ लोलुप्त पीढ़ी। इसलिए कई चीजें हैं जो शिवाजी का जीवन है और प्रताप का संघर्ष है, जो पढ़ा है बचपन में। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में, देश के लिए लड़ने में, वो शिक्षा के अध्याय का हिस्सा हुआ करते थे। भारत को सांस्कृतिक और समृद्ध, शक्तिशाली विश्व गुरु बनाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वो अध्याय से गायब हुए पन्ने वापिस आए। सर, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। आज के बच्चों को इतिहास के वो पन्ने पलटने चाहिए, जानना चाहिए, जिनकी वजह से आज देश है।
जिन्हें हम, मैं कहूंगी कि शायद समय समय पे जयंतियों पे याद कर लेते मैं हैं लोग। दूसरी बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप बिना विरासत के, शक्तिशाली समृद्ध विरासत के भौतिक विकास कर सकते हो, नैतिक विकास नहीं कर सकते। आत्मा का विकास, उसकी ताकत, उसका बल, वो तो एक शक्तिशाली विरासत से, जो जीवन मूल्य है, संस्कार है, माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब विरासत अनंत काल तक का रास्ता बताती है। ये चीजें पड़ी है, इसलिए अब आगे आगे तो बस आगे, ठीक है, अब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जीवन का, और जिन जी। नैतिक मूल्यों को लेकर राजनीति में प्रवेश किया था उसको छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए आप जैसे इंटरव्यू लेने वाले लोग, दमंग आवाज और ये आवाज, मुझे लगता है कि सत्य को इतना विकृत कर दिया, इस समाज ने इतना विकृत कर दिया कि सच के रास्ते पर चलने वाले लोग दमंग है, और फिर ये कहेंगे ये लड़ाकू है। तो भाई सत्य अपने आप में बहुत कड़वा है। अब जरा उसको बहुत ठीक व्यवहारिक नजरिए से परिभाषित करो। मैं कई बार बहुत अंदर से इरिटेट होता हूं कि क्या सत्य का विकृत रूप बना दिया। प्रहलाद गुंजल दमक, प्रहलाद गुंजल ने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा है, बेईमान को बेईमान कहने का, चोर को चोर कहने का, और गलत को गलत, सही को सही कहने का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए आजकल के तथाकथित मीडिया के लोग और ये दमंग और फलाना ढिमका, और फिर जो आधुनिक अपने आप को कहने वाली पीढ़ी, इस मानसिकता के लोग कहें नहीं नहीं ये तो बड़ा सर, समय के साथ मीडिया का स्वरूप भी बदल गया है, बदल अब खबरें दिखाने का तरीका थोड़ा बदल गया है। मीडिया सरकारों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, प्रभावशाली नेताओं का प्रवक्ता बन गया है, और ये तकलीफ है देश के लिए, कह सकते हैं सर। ये भी मुझे लगता है कि आईना कब देखेगी मीडिया भी। अच्छा सर, राजनीति में वो पहला कदम आपने कब रखा? क्या कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई? अब मेरे समझ में नहीं आती कि मैं कैसे कहूं। मैं पहली क्लास में मेरी कक्षा का मॉनिटर था, ओके, दूसरी में मॉनिटर, तीसरी में मॉनिटर, छठी क्लास में मैं मिडिल का प्रेसिडेंट, 8वीं क्लास में सेकेंडरी हो गया था तो सेकेंडरी का प्रेसिडेंट। तो बचपन से शुरुआत तब ये ध्येय भी नहीं होगा कि मैं राजनीति में जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए बनाया हो। ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा मुकाम नहीं है, लेकिन ये मानता हूं कि भाई ठीक है, शायद इसीलिए भेजा है। तो यहाँ आने के बाद लाइन ही बदल गई। कोटा आने के बाद मल्टीपर्पज में हम चुनाव लड़ना चाहते थे। 9th में अपनी क्लास के साइंस रिप्रेजेंटेटिव रहे, 10th में चुनाव लड़ना चाहते थे, इलेक्शन बंद हो गई। इतनी कम एज में आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे सर? 10th में सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर कॉलेज में आए तो चुनाव बंद ही थे, बस निकलने वाले थे और चुनाव हो गए, चुनाव जीत गए। चूंकि राजनीति में ही करता था लोगों। ये कौन सा साल था सर? 89-90। ओके। तो अब कॉलेज प्रेसिडेंट बन गए तो एमएलए भी बन गए। शायद कॉलेज प्रेसिडेंट नहीं बनते और लोगों ने हमारा सड़कों पर संघर्ष नहीं देखा होता तो ये धारणा ही नहीं बनी होती। एक अवसर था जब लोगों ने कोई जवाबदेही दी और उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए सड़कों पर लड़े, ताकत से लड़े, पूरे नैतिक साहस और जिम्मेदारी के साथ लड़े, तो धारणा बन गई कि एक मैं समझता हूं कि सत्य का बहुत विकृत रूप समाज ने कर दिया है। सच के लिए लड़ने वाले, सच के लिए बोलने वाले, उन्हें दमंग लगने लग गए। तो क्या फिर चोर सौंपते हैं, बेईमान सौंपते हैं? बेईमानी को सौंप मान लिया आपने, सत्य को उग्र मान लिया। इस समाज का चेहरा कैसा, ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग और मीडिया के लोग, मेरा तो बहुत तकलीफ का विषय है। निश्चित तौर पर सर, सही कह रहे हैं आप कि मतलब जैसे मैंने भी शुरू में जैसे कहा, शायद मैं माफी चाहती हूँ मैं भी, कि जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको अलग तरह से प्रभाषित किया जाता है। अच्छा सर, राजनीति का सफर तो जैसे आपने बताया कि बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी थी आप में। क्वालिटी क्या कह सकते हैं, जब सीआर बने तो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बने, मिडिल के, सेकेंडरी के प्रेसिडेंट बने, तब ये थोड़ी था। हाँ, सेकेंडरी वाले प्रेसिडेंट बनने तक हरीश शर्मा हमारे एमएलए हो गए थे, वो छात्र राजनीति का चमकता हुआ सितारा था, तो जरा लग गई थी धुन कि कुछ करना है, अब आगे बढ़ना है। सर, पहली बार पार्टी से जुड़ना, वो टिकट मिलना, इस सफर में किसने आपको साथ दिया, किसने राह दिखाई कि अब इसके बाद क्यों ना विद्यार्थी राजनीति में आए? तो विद्यार्थी राजनीति में आने के बाद फिर तो लोग पहचानने लगे, लोगों ने खुद आगे से अप्रोच किया। खुद ही धैर्य, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, विधानसभा हमारा लक्ष्य है और
वो सारे लोग थे, ललित जी हैं, रघुवीर जी हैं, वो सुंदरा जी ने भी इसमें मदद की है। पर काम हमारा था उसको दृढ़ता पूर्वक समाज के लिए जीना, अच्छाई के लिए जीना, अच्छाई के लिए लड़ना, गलत को गलत कहना। सर पहली बार 2003 में आप विधायक बने रामगंज मंडी से, वो सफर कैसा था? और जब इतने वोटों से जीत कर आप आए, वो खुशी कैसी थी? और उस समय क्या एक आपका ध्येय था, विजन था कि जनता की सेवा कैसे करनी है? देखिए, राजनीति का मकसद ही जनता की सेवा है। हम्म। आपने देखा है कि सुबह से हम्म। मैं सत्ता में नहीं हूं, जनप्रतिनिधि भी नहीं हूं, मेरा जीवन समाज के लिए, इसलिए इस अपेक्षा से लोग आज भी आते हैं, 150 लोग रोज सुबह शाम, हम्म। और उनके सुख दुख में भागीदार बनकर उनकी तकलीफ के निदान के लिए आप सहयोगी बन जाओ। सत्ता में हो तो आप सार्वजनिक रूप से विकास के काम करना, बड़ी योजनाओं को लाना, लोगों के जीवन को, गांव के जीवन को बदलना। मंडी से एमएलए बनाना, मेरे पहले वहां कई मंत्री रह गए, ताकतवर नेता, बड़े बड़े सांसद रह गए, तो कहते थे ताकली बांध आना चाहिए। मैं गया, डार्क जोन था मंडी पूरा का पूरा, मैंने ताकली बांध मंजूर करा के दिया। पहला काम, मुझे लगा कि ये माइंस का एरिया, जब माइंस की उम्र खत्म हो जाएगी तो लोगों के जीवन में क्या बोल सकते हैं, ऐसी अराजकता आ जाएगी, रोजगार के लिए चुनौतीपूर्ण जीवन हो जाएगा, और खानों का जीवन खत्म हो इससे पहले खेत लहलहाने लग जाएं, वैकल्पिक रोजगार के अवसर, ताखली बांध बनवाया। पाटली का भी अगर वो, तो मेरा कार्यकाल ही 2-3-4 साल का ठीक से गुजरा आंदोलन के कारण वसुंधरा जी के साथ मतभेद हो गए और फिर सड़क पर आ गए। पर मैंने जनप्रतिनिधि के नाते सदैव, डार्क जोन था, मैं रावत भाटा से मंडी के एक एक गांव को पानी की पाइपलाइन लेकर आया, एक एक गांव को पानी की पाइपलाइन, सोच ही नहीं सकते थे लोग। मेरा ध्येय रहा कि अगर आप व्यवस्था का हिस्सा हैं तो व्यवस्था लोगों के लिए है, आपके एंजॉयमेंट के लिए और आपका रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं है। रुतबा आप लोगों का काम करोगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, और मैंने सदैव व्यवस्था लोगों के लिए है, लोगों का जीवन बदलने के लिए, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, इस मकसद से, इस देश से काम किया। और इसलिए आप देख रहे हैं ना, मैं बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, सारी बीजेपी, सारी कांग्रेस एकजुट हो जाती है मेरे खिलाफ, क्योंकि कहावत आती भी है, कौन कौन मौसेरे भाई, सारे मौसेरे भाई एक हो जाते हैं वो सच के खिलाफ। 3 चुनाव हार गया हूं, जीते हुए लोगों के दरवाजे जो सत्ता में नहीं है, स्वान नहीं भोंकता। आपने देखा है अभी यहाँ 50 लोग, जी सर, निश्चित तौर पे 3 बार के हारे व्यक्ति, और ये क्रम रोज का है। ऐसा नहीं कि मंत्री जी 2 महीने में एक बार कोटा आएंगे तब एप्लीकेशनें ले लेके 100-200 लोग पहुंच जाएंगे। सुबह शाम का क्रम है, रोज 365 दिन। तो ये इसलिए लोगों को पता है, प्रहलाद गुंजल क्या, न झूठ मिलेगी न लफाजी मिलेगी, तकलीफ में अगर मददगार बनेगा तो जरूर बनेगा, मदद कर पाएगा। उस समय जैसे आज का युवा, आज का हर इंसान, जो आज का वोटर है, वो बहुत समझदार है, लेकिन अगर मैं उस समय की बात करूं, जब आप पहली बार विधायक बने थे, किस तरह से लोग की उम्मीदें होती थी, अपने नेता को कैसे देखते थे कि कौन से काम इन्हें करने चाहिए हमारे लिए? देखिए, मैं 2 बात कर रहा हूं। नेता का अपना विजन होता है, काम करने का सेल्फ नजरिया होता है। आप पब्लिक से पूछकर पब्लिक क्या कहती है इस अपेक्षा के साथ काम करोगे तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। या आपका व्यक्तिगत नजरिया होना चाहिए, आप शासन में हो तो समाज के लिए क्या कर सकते हो। और जब मैं था तो मैंने कहा, भाई पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, 6 चीज। रोजगार तो एमएलए क्या बना सकता है, बेवकूफ बनाएगा। मदद कर सकता है, लेकिन रोजगार के लिए तो क्या संसाधन जुटा सकता है लोगों को। लेकिन पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई, ये 6-7 चीज अगर शासन का हिस्सा होकर गांव के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए उपलब्ध कराता है तो रोजगार ही हो गया वो। गांव में सड़क है, गांव में बिजली है, गांव में पानी है, गांव में सिंचाई है, गांव में चिकित्सा है, हो गया रोजगार। बिजली है तो कोई कंप्रेसर भी लगाएगा, कोई पंचर की दुकान भी लगाएगा, कोई गन्ने का ठेला भी लगाएगा।
पानी है तो हर खेत सिंचित होगा, सिंचित होगा तो लोगों के लिए रोजगार के साधन खड़े होंगे जब पैदावार बढ़ेगी तो। इस नजरिए से काम किया। शहर में आया तो क्या है, आज अखबारों को लिखने में बड़ी शर्म सी आती है, कोई छोटी सी कोई बात होती है तो फलाने ताने ऐसा किया वैसा किया। आज कॉलोनियां पानी के लिए तरस रही है, इतनी कॉलोनियां। प्रहलाद गुंजल जब एमएलए बना था ना, तब धारीवाल जी यहाँ 10 साल मिनिस्टर रह गए थे 2013 में। 100-150 कॉलोनियां थी उत्तर की जिनमें पानी नहीं था। ये करके दिखाया मैंने। बेसिक जरूरत है समाज की। चंबल के किनारे कोटा बसा हुआ है, उसको चाहिए सुबह वॉश बेसिन पर नल चलता हुआ। वो स्टोरेज के पानी का आदी नहीं है। हर घर को पानी, हर घर को पानी। अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड सारी एग्रीकल्चर कॉलोनीज को पानी। 126 करोड़ रुपए लेकर आया। मतलब कॉलोनियों में पानी के साथ सड़कें चाहिए, नालियां चाहिए। आजादी के बाद कोई कह सकता है ज्योति जी के मकान से विनोद जी का मकान और विनोद जी के मकान से खान साहब का मकान, ऐसे सड़कें सैंक्शन होती रही होगी सर शहरों में? बढ़ा दीजिए आप पूरे शहर की सड़कें, नालियां, सब। पैकेज लेकर आया 132 करोड़ रुपए का, मुख्यमंत्री से बात करके। मुझे वो नहीं चाहिए 4 गली 6 गली, फिर कोई आएंगे इस नाम पर मेरे घर पर लाइन नहीं लगवानी, मुझे सड़क बनाओ साहब, नाली बनाओ साहब, सारे शहर की बना दो। बनते बनते राज बदल गया, हम चुनाव हार गए। बाद में उसको जांच के नाम पर लंबित रखा धारीवाल जी ने। अच्छा सर, कोटा उत्तर जैसी जगह से चुनाव जीतना 2013 में क्या आपको चुनौतीपूर्ण नहीं लगा? जैसे आपने अभी कहा कि 10 साल वो मिनिस्टर रह गए थे वहां से, नहीं लगा कि इस देखिए तकलीफ मेरी क्या है, तकलीफ क्या है कि मैं या तो मैं भ्रम में जीता हूं कि मैं जिस विचार को जीता हूं, ईमानदारी को, सच्चाई को, नैतिकता को, सदाशयता को, लोगों के लिए जीने को, मरने को, समाज में इस विचार का समर्थन करने वाले लोगों का बहुमत होगा। और मुझे लगता है कभी कभी अब समाज में बहुमत विचार से ज्यादा हैसियत को समर्थन करने वालों का हो गया। अब हैसियत तो जिनकी आजकल हैसियत का मूल्यांकन ही आर्थिक हो गया, जिनके पास साधन संसाधन पैसा धन दौलत अथाह, चुनाव में 100-100 200 करोड़ रुपए खर्च कर दें, ये चीजें प्रभाव डालने लग गई। तो ठीक है, समय के साथ बदलाव आएगा, हम तो ये जानते हैं। देर सवेर लोगों में बदलाव आएगा। अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे सुचिता को लेकर, प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में चुनाव हो रहे थे, मैंने कहा उस समय भी क्या हो रहा है, अन्ना हजारे के आंदोलन में नारे लगाने जा रहे हो और शाम को बाजार में आलू भिंडी बिकते हैं, ऐसे सरपंचों की कीमतें तय हो रही थी। तो मैं कहता हूं कभी कभी ये तो बहुत लोकतंत्र का विकृत चेहरा है कि सरपंच बिके, पंच बिके, वोट बिके। ईमान है, भरोसा है, भरोसे और ईमान की कीमत जिस समाज में हो जाए, वो समाज का पतन और गर्त में जाना सुनिश्चित ही है। अच्छा सर, जो शुरू से अब तक जितने भी मैंने आपको सुना है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप सच को बहुत, आपको लगता है कि अगर कोई भी अगर गलत बोल रहा है या समाज में सही गलत दिशा में जा रहा है, क्या एक जो सच का हमेशा साथ देना, यही एक बड़ी वजह थी कि अपनी ही पार्टी में रहकर भी आपको शायद कहीं ना कहीं हमेशा ही, मैं कहूंगी कि सामना करना पड़ा, लोगों को प्रूव करना पड़ा? क्या कहेंगे इस पे? जैसे बीजेपी में भी जब भी आप रहे और बहुत सारे बड़े फैसले भी किए आपने। देखिए बीजेपी में बड़ा अद्भुत किस्म का एक हिडन जातिवाद, हिडन एजेंडा है, लेकिन हमें कुछ और दिखाया जाता है। वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। आदर्श बातें और आदर्श जीवन मूल्य संस्कार बेकार की बातें हैं। मैं जो सामने बैठा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना देती तो राजस्थान में कोई व्यक्ति ये कहने वाला था कि गलत व्यक्ति को बना दिया, इसको राजस्थान जानता ही नहीं है, इसका कोई शहर ही नहीं है पार्टी में काम का? पूरे राजस्थान भर का कार्यकर्ता कहता है एक दृढ़ता से, ईमानदारी से, सच का और कार्यकर्ता का और आम आदमी का पक्ष लेने वाले व्यक्ति के बारे में पार्टी ने निर्णय किया है। लेकिन क्या हुआ, मैं पूरे 30, 35, 40 साल के राजनीतिक जीवन में विद्यार्थी काल से लेकर विधायकी तक
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया गया। और इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? कर्मनिष्ठ आदमी किसी भी दल में हो, मुझे लगता है कि उसको उपेक्षित किया जाता है। लाइजनर और कॉन्स्पिरेटर और सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात अप्रियम सत्यम, सच ऐसा बोलो जो प्रिय भा जाए। वो सच तो बोलो ही मत जो लोगों को कान खाने लग गया, मैं कई बार कहता हूं। और लोगों की झूठी जय जयकार करना, अब मैं गलत लोगों की तो जय जयकार मैं न कल करता था ना आज करूंगा, कभी भी नहीं कर सकता। सर पार्टी बदलना बहुत बड़ा फैसला था और आपने किन न सिचुएशंस में लिया? कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत बहुत जरा जरा से लोग मैंने मिनिस्टर बनते हुए देखे हैं जिनकी कोई ओइस नहीं, कोई हैसियत नहीं। मिनिस्टर बनने के पैरामीटर्स जो आजकल बन गए लाइजनिंग के और हाजी हुजूरी के, वो तो मेरे जीवन मूल्यों का हिस्सा ही नहीं है। मैं कैपेबल हूं और पार्टी सरकार मेरे को समाज की सेवा के लिए काम करने के लिए उपयुक्त समझे तो मेरा को अवसर मिलना चाहिए, और नहीं समझती तो नमस्कार। इससे ज्यादा कभी घुटने टिकाकर मैंने अपने हक अधिकार की बात कभी की नहीं। जरा जरा से लोग तो जब मुझे कभी मिनिस्टर नहीं बनाया, पार्टी में मेरी स्टेट वाइड पहचान के लिए मुझे कभी कोई अवसर नहीं दिया, तो खुद ही लड़के राणा सांगा हो गए भाई। पर सर फिर भी इतने साल बीजेपी के साथ रहे शुरू से, क्या पार्टी को एक अच्छा नेता खोने का, एक जनप्रिय नेता जिसको जनता ये प्यार मूल्यांकन बचा ही नहीं। आजकल पार्टियों में काय का मूल्यांकन है, झूठ बोलने वाले लोग सरवाइव करते हैं। और आजकल तो ऐसा चेहरा बन गया है राजनीति का कि मन को भाने वाली बातें करो, पॉलिश्ड बातें करो, नेताओं के पास बैठ करो और बहुत ठगों की तरह मीठी बात करो, तो आप लगेगा झूठे लोग बहुत पॉलिश्ड लोग अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। सर जिनको हम न्यूज चैनल्स पे डिबेट्स में लड़ते हुए देखते हैं, क्या वो डिबेट खत्म होने के बाद दोस्त होते हैं? डिबेट विबेट की बात मत करो, अब डिबेटें बची है क्या? अब तो डिबेट के मंचों पे जो भी क्या बोलते हैं आपको, वो आपके एंकर वही पार्टियों के एजेंटों की भाषा बोलते हैं। कौन सी डिबेट की बात करते हैं? इसलिए कोई मुझे डिबेट में बोला तो मैं जाता ही नहीं। ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं वहां बक 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 करूं और कोई एंकर ये साहस भी जुटा पाए कि मुझे डिक्टेट करने की चेष्टा करे, इसलिए मैं जाता ही नहीं, जाता कभी नहीं जाता। अब उस डिबेट की तो चर्चा ही छोड़ो, उसका कोई लेवल नहीं और देश भी जानता है उसको। कभी कभी लोग टीवी बंद कर देते हैं उस डिबेट को देखकर। क्या सर फिर भी एक जरिया तो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने अब का, वो ठीक है। अब इसीलिए देश मति भ्रम की स्थिति में चल रहा है ना। आप मति भ्रम करके क्या करना चाहते हो देश को? आप ठीक दिखाओ भाई। आजादी के आंदोलन में पत्रकारों का कितना बड़ा योगदान रहता था, कभी आज कोई कहता है क्या? अब तो पत्रकारों की कीमत तय करने लग गए लोग। सत्ता के सामने लिखते लिखते प्लायर से नाखून खींच लिए जाते थे पत्रकारों के, लेखकों के। लेखनी रुकती थी क्या? तब श्रद्धा उमड़ती है पत्रकार के लिए, तब उसकी भाषा और उसके शब्द गहराई देते हैं समाज में, हृदय को बदलने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, उद्वेलित होने के लिए। आज जब कौन किसी पत्रकार को बकवास कर रहा होगा, इस धारणा से देखते हैं। और कोई सोशल मीडिया का नशा कोई किसी पे छा रहा हो तो वो नशा ही कहा जा सकता है। नशेड़ी को यह अपेक्षा तो नहीं की जा सकती नहीं कि नशे वाला व्यक्ति कोई उचित बात करेगा। वो नशे में उनको, अब ठीक है आजकल नशे में ही धारणाएं समाज की बन रही, बिगड़ रही है, तो चलो जितने दिन चलेगा चलेगा, देखते हैं कब तक चलती है बात। सोशल मीडिया को आप कितना सही मानते हैं कि लोग गुमराह भी करते हैं आजकल? बेसिकली सोशल मीडिया पर मैं केवल इस बात से संतुष्ट हूं कि आजकल प्रोफेशनल मीडिया का करैक्टर नहीं बचा। एक अखबार तो मेरी हत्या की, राजनीतिक हत्या की सुपारी लेके बैठा हुआ है। 15 साल से मेरा नाम नहीं लिखता, और जब मेरे खिलाफ लिखना होता है तो ऑल एडिशन ऑल इंडिया लिखता है। तो सोशल मीडिया पर मैं कोई बात डालता हूं तो 2-4 लाख लोग उसको एक दिन में देख लेते हैं, 2 दिन में देख लेते हैं। चलो मेरी बात चली गई समाज तक। तो इसलिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म तो बना ही है। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल गलत तरीके से जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है मेरा। सर आप कहते हैं कि किसी भी बहुत सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। शुरू में आपने माताजी का नाम मेंशन किया, लेकिन अगर आपके जीवन में
जो बड़ी भूमिका आपकी धर्मपत्नी जी ने निभाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पत्नी बहुत सीधी है। मैं सौभाग्य समझता हूँ। आजकल के लोगों के जीवन में 50% परेशानियां पत्नी है, जी। उनका स्वभाव। मेरे को कभी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हुँ, सगुन रहा है मेरे लिए, शकुन का कारण जो बोलते हैं, हुँ, कभी कोई तकलीफ नहीं। क्या कर रहा हूं, कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं, हुँ, वो थोड़ी कमजोर है। कभी कभी कोई चुनौतीपूर्ण हालात बनते हैं राजनीति में, लड़ने झगड़ने संघर्ष करने के, हुँ, थोड़ी सी डर जाती है। उसका इन सारी चीजों से कोई ताल्लुकात नहीं है। हुँ, कई महिलाओं की ये कमजोरी भी होती है। हुँ, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हर महिला साहसी हो, हुँ। लेकिन सच, मैं परिवार की तरफ से सौभाग्यशाली हूँ। अच्छा सर 3 बच्चे हैं आपके, क्या नाम है? कौन क्या करता है? बताना चाहेंगे आप? मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी बीए एलएलबी 5 इयर्स लॉ कोर्स करके और एलएलएम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में गोल्ड मेडलिस्ट है, अब राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी बेटी ने मेरे गार्गी डीयू से ग्रेजुएशन किया है और अमेठी वो एमआईटी पुणे से एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स में। बेटा मेरा यूके से ग्रेजुएशन कर रहा है, शेफील्ड यूनिवर्सिटी से। सर शिक्षा का महत्व है आपके तीनों बच्चे में भी मुझे नज़र आ रहा है। आपने अब बच्चे मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हुँ, बच्चे करियर खुद, फ्रीडम दी है आपने, जिसको हाँ, जो करना है, जिसको वो जो कर करना सकता है। है। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचारों का, मेरे संस्कारों का, जीवन मूल्यों का उनके जीवन पर असर है। वो किस क्षेत्र में कहाँ होंगे, हुँ, लेकिन बेहतरीन इंसान होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अब कामयाबी किस स्तर की देना करना न करना है तो ईश्वरीय प्रारब्ध हुँ। होता है, लेकिन व्यक्ति के कर्मों में वो श्रेष्ठ होंगे मेरे बच्चे, सर मैं जानता हूँ। क्या कभी सोचा है आपने कि कभी तीनों में से कोई राजनीति में आए या राजनीति में आने का इच्छुक भी है? देखिए, न तो मैं उनसे ऐसी चर्चा करता हूँ अभी, और हुँ, अभी तो मैं खुद ही मुकाम के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे कहते हैं कभी कभी हुँ, कि हम आप जैसा संघर्ष कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं। हुँ, इसलिए मुझे भरोसा है वो जहां भी जिस फील्ड में रहेंगे कोई इशू नहीं। हुँ, उन्होंने देखा है जीवन में, एमएलए बनने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को 50-50 दिन जेल में देखा है। उनको लगता है ये चीजें एथिक्स वालों के लिए तो आम बात है। उन्हें समझ है, बस इतना जान सकता हूं। क्या करेंगे, मैंने हुँ, उनको फ्री किया हुआ है अपनी तरफ से। अब सब इस एज में पहुंच गए हैं कि उन्हें अपने लिए अच्छा निर्णय करने का भान ओके। है। अच्छा सर अगर मैं बहुत बड़ा क्योंकि जैसे हमें जनता के रूप में अगर मैं बताऊँ तो पार्टी मतलब एक विचार हमें लगता है। सभी नेता एक विचार के साथ होते हैं। जैसे आपने कहा कि बाहरी तौर विचारधारा पे विचारधारा की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई विचारधारा नहीं बची है। लेकिन जब भाजपा से कांग्रेस में आए, क्या बड़ा फ़र्क विचारधारा में आप महसूस करते हैं? अब जो आपके साथ के देखिए, नेता दो हैं चीजें, मोदी शाह के युग में धार्मिक उन्मादकता इस लेवल की लेकर आ गए कि अब कट्टरता ही राष्ट्रीयता है। कट्टरता ही राष्ट्रीयता, कट्टर धार्मिक उन्माद। अब मैं कांग्रेस में हूं तो ये महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय विचार तो महात्मा गांधी और नेहरू ने और सरदार पटेल ने इस मुल्क के जहन में फूंका था, और वो राष्ट्रीय आंदोलन बनकर आजादी का रास्ता बना। तब भी ये प्रयास जो आज जिस दिशा में मोदी शाह इस मुल्क को ले जा रहे हैं, अंग्रेजों ने उस राष्ट्रीय आंदोलन की धार को कम करने के लिए हिंदू मुसलमान परस्त कई संगठन बनाए, विवाद खड़े किए। जब कामयाब नहीं हुए, तत्समय इतना जहर नहीं था समाज में। कामयाब नहीं हुए तो हिंदी और पंजाबी भाषा का विवाद, पंजाब भुजा है भारत की, हिंदी के साथ टकराव करिए। वामपंथ और दक्षिण पंथ का विवाद कराया। ये विवाद कराकर सत्ता को सुरक्षित रखना जो अंग्रेज की नीति थी, तकलीफ है मुझे आज उस नीति पे मोदी साथ चल रहे हैं। ये भारत की नीतियां नहीं है, भारत के सामाजिक परंपरा का, जिसको मैं बोल सकता हूं, एथिक्स है हमारी, तो लगता संस्कृति है और सभ्यता का हिस्सा नहीं हमारी का ये जो कर रहे हैं। सर इतने साल आपने उस पार्टी के साथ
अपने राजनीति में निकाले हैं। कभी लगता है कि अगर सही समय पे अगर मैं भाजपा नहीं कांग्रेस के साथ होता तो आज कहीं और होता? अपने कर्म के साथ ईश्वर पर भरोसा करने की रीति नीति से चलते हुए मैं ये सारी उपेक्षा बीजेपी में स्वीकार करता रहा कि चलो कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, मेरी योग्यता और क्षमता को कभी तो प्रॉपर उपयुक्त अवसर स्थान मिलेगा, इसलिए काम करता रहा। बीजेपी ने कभी मुझे उचित सम्मान कभी इन 30 सालों में दिया ही नहीं, तो मुझे लगता है मुझे निर्णय बहुत 20-30 साल पहले कर लेना चाहिए था। और कोई नहीं, अब व्यर्थ 30 साल उधर गंवाने के बाद अब बचा हुआ जीवन ऐसा लगता है कि एक नए विचार के साथ व्यर्थ भी चला जाए तो चला जाए। ये तो जीवन है। आदमी जब अपने निर्णय राइट रॉन्ग करता है तो फिर सारा जीवन उसमें दांव पे लगता है, और फिर निर्णय कर लेने के बाद उसको कायरों की तरह आत्मविवेचन करके अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहिए। हो गया निर्णय, जो होगा देखेंगे अब। जो हो गया सो हो गया। अच्छा सर, शुरू में आपने एक बात कही थी, हर किसी को नौकरी की तलाश तो है, रोजगार तो चाहिए, हर कोई पढ़ भी उसी दिशा में रहा है। देखिए, रोजगार के लेकिन बारे में मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हम्म, हूं, ये नजरिया सरकारों का होना चाहिए। हम्म, अब मैं एक छोटी सी बात आपको कह रहा हूं, मैंने अभी पढ़ा है बीच में, मैंने कहा आपसे कि पढ़ना लिखना मेरा बाल्यकाल से ही एक रुचिकर विषय रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी जाएंगे और ऐसा शो करेंगे जैसे किसी कंडोलेंस में जा रहे हों, किसी से राम राम नहीं करना। इतने बड़े देश के मूर्धन्य संत बैठे हैं, आपने बहुत देश की इलिट क्लास सोसाइटी को बुलाया है और आप ऐसे कंडोलेंस में जा रहे हो, ऐसे कलश लेके जा रहे हो। राम मंदिर की स्थापना का अवसर, चेहरे दमक रहे हों, आत्मा जैसे कोई धरती सस्य श्यामला हरी भरी कोपलें फैला देती है, ऐसे प्रसन्नता की फसल आत्मा में भारत की में जा रही हो, भारत का प्रधानमंत्री नौटंकी करे इस तरीके से, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखड़ा नांगल का उद्घाटन किया था तब अपने भाषण में कहा था, ये मंदिर है हमारे, ये धर्म है। इन मंदिरों से, भारत में अगर धर्म की खेती होती है तो इन मंदिरों से सारे भारत को रोजगार मिलेगा। ये जीवन बदलने वाले मंदिर है। मंदिर तो है ना जो जीवन बदले, संस्कार से, परंपराओं से, स्वभाव से, रीति से, नीति से, सिद्धांत से, जीवन मूल्यों से। ये जीवन बदलेंगे इकोनॉमिक दृष्टि से। अगर आज अर्थ युग है तो ये सोच कहां मर गई भारत की? मैं तो सोचता हूं कि अगर ये सोच 1952-57 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत को दिया था और मोदी जी अमृत काल देश को बेवकूफ बना रहे हैं, अमृत काल में 75 साल में इस विचारधारा का भी अमृत काल मनाया जाना चाहिए था कि भारत वैचारिक दृष्टि से कितना साउंड, कितना गहरा, कितना संवेदनशील और एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर को बदलने और उसमें तब्दीली के बारे में कमाल है भाई। कुछ है ही नहीं, खाली मस्कराबाजी और मार्केटिंग और जो कुछ भी है। 4-6 वो 11 अशोक रोड पे बैठे हुए 150 IITian 3-4 लाइनें लिख देंगे, 3 टी 3 डी और 3 आइडिया 3 वो, और उसको भी वो कोई टेलीप्रॉम्प्टर पे पीछे से कोई ग्रीन रूम में से कंट्रोल करेगा। मैं समझता हूं आजादी के 75 साल बाद ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिले जिसके अपने शब्द ना हो, भाषा किसी की लिखी हुई। मुझे तो यहां तक भी लोग कहते हैं कि ड्रेस कोड भी कुछ और बनाते हैं। अरे भाई, जब आप क्या किस परंपरा में देश को ले जा रहे हो? 20-20 लाख के कोड, ड्रेस कोड, कोई बाहर से वो क्या बोलते हैं उनको, मैं तो जानता भी नहीं, डिजाइनर्स आ रहे हैं रोज, कोई दिल्ली, गुजरात। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने कहा है आपकी जेब फट गई है, दूसरी बार आपने सिल दिया है, इसको हटा दीजिए ना कुर्ते को। बोला सर्दी है, अभी जैकेट के नीचे 4 महीने चल जाएगा। अरे उन जीवन मूल्यों का देश है, क्यों सत्यानाश कर रहे हो आप धार्मिक उन्माद में इस मुल्क का? कहां ले जाना चाहते हो? कमाल है भाई। मैं अपराधी नहीं बनना चाहता था, इसलिए ठोकर मार के आ गया, किसी ने निकाला नहीं। अपराध बहुत से ग्रसित हो रहे थे कि देश ठीक परंपराओं पे, ठीक रास्ते पे नहीं जा रहा है। अच्छा सर, हर किसी का ये तो सपना होता है, जैसे परिवार में पूछते हैं बच्चे से कि क्या बनना है बड़े होकर,
तो आज का युवा बाकी सब जगह अपना सपना तलाश रहा होता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन राजनीति में किसी को क्यों नहीं जाना है? और आज के युवाओं को क्या संदेश दोगे? क्या पढ़े लिखे नेता की बहुत आवश्यकता है राजनीति में? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं नौजवानों को केवल इतना कहना चाहूंगा, मौजूदा परिदृश्य में नौजवान की चैलेंज लेने की क्षमता खत्म हो गई। चैलेंज लेने की, और जब उसकी चैलेंज लेने की क्षमता खत्म हो गई तो फिर देश कहां जाएगा? हम सदियों से सुनते आए हैं नौजवान देश का भविष्य है। मैं समझता हूं भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कोई यूथ में भाषण किया होगा तो यही कहा होगा, किसी स्कूल में, कॉलेज में। विरोधी दल के नेता ने भाषण किया होगा तो यही कहा होगा, बचपन भारत का भविष्य है, नौजवान भारत का भविष्य है। तो भारत का भविष्य सेल्फ सेंटर्ड विचारधारा का नहीं होना चाहिए, अपने स्वयं के लिए रोजगार परख, बाकी दुनिया बाहर में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जवान भारत का भविष्य है तो भारत का भविष्य इतना सुदृढ़, मजबूत, संवेदनशील और सारे पैरामीटर्स और स्केल पर इतना होना चाहिए। मैं समझता हूं नौजवानों को वैसा चुनौतीपूर्ण जीवन जीने का साहस अपने अंदर जुटाना चाहिए। अपने अंदर वो जो मैं देख रहा हूं कि बचा ही नहीं है, जवानों क्षमता बची नहीं है। मैं तो कई बार जाता हूं, कहता हूं भारत की पार्लियामेंट में आजकल मोदी जी ने वो क्या रख दिया, क्या बोलते हैं, वो लेके आ गए साउथ का। अब इन सारी चीजों में तो फालतू की नौटंकी तो वो महामानव कर ही लेते हैं ना। संबल क्या लाए थे वो डंडा हाथ में, नई संसद में। मैं भी नहीं अब मैं रिकॉल भूल कर रहा पा रही हूं, मेरी कोई इतनी ज्यादा स्मरण शक्ति भी नहीं है, पर मैं इतना कह रहा हूं, हूँ। पुरानी भारत अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी, पुरानी संसद भारत की, उसमें स्पीकर की कुर्सी के पीछे लिखा हुआ था, पता नहीं आज के स्पीकर को उसका ज्ञान भी नहीं है, नसा सभा न संति युवा युवा न ते ये न वदंती सत्यम। हर बार नौजवान को यह कहता हूं कि भारत का प्रजातंत्र इस बात की साक्षी देता है कि वो सभा नहीं जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व नहीं हो। तब जवान कालर खड़े करे, पर उसके आगे का जो सेंटेंस है, युवा न ते ये न वदंती सत्यम, नौजवान नहीं जिसमें सत्य का उद्घोष करने का साहस नहीं। और सत्य ये नहीं कि आज प्रहलाद गुंजल का इंटरव्यू लेने आई थी ज्योति जी, सत्य वो समाज में अराजकता है तो दृढ़ता से विरोध करेंगे, सरकार गलत कर रही है तो अंगद की तरफ पांव गाड़ कर खड़े हो जाएंगे, समाज के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है तो चट्टान बनकर टकरा जाएंगे। इस सच के साथ जीने का अभ्यास खत्म हो गया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मर गई। डेमोक्रेसी नहीं आती, बलिदान नहीं होता तो इसलिए मैं जवानों को कह रहा हूं, जरा इन सारी चीजों को समझे बस। सर, आपकी बातों से एक चीज तो लगी कि आज की राजनीति में एथिक्स और वैल्यूज की अब कोई जगह नहीं बची है। कुछ बचा ही नहीं है ना, क्या एथिक्स और वैल्यू बचेगी? भारतीय जनता पार्टी में तक कहते थे राष्ट्र साध्य है, सत्ता तो साधन है, साधना राष्ट्र की करनी है, और इसलिए साधन सत्ता मिल जाए तो साधना ठीक हो जाए। अब तो सत्ता की साधना होने लगी, वोट खरीदो, एवरी टाइप, हुक एंड कुक, कैसे भी करो, सरकार लगाओ, पुलिस लगाओ, ईडी लगाओ, राज आना ही चाहिए। विरोधियों को पस्त करो, जेल में डालो, चेहरा खराब करो, बदनाम करो। ये जो परंपरा है भारत के स्वच्छ राजनीतिक वातावरण में कायम हो गई है, इसने सारे वातावरण को दूषित कर दिया। और जब A+B+C+D-E सारा मूल्यांकन होगा आजादी के इस अमृत काल के 5 साल बाद, तो इन हालातों को विकृत करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के खाते में ही जाने वाला है। आप मान करके चलिए, ये प्रहलाद गुंजल आपसे बात कर रहा है। सर, एक नेता के रूप में अब आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या विजन है? अगली बार जब चुनाव होंगे तो क्या मौका अब मिलेगा? मेरे बारे में मुझे देखिए, मैं जब बीजेपी में था तो अपनी बात के लिए दृढ़ता से अड़ता था, और मैं वसुंधरा जी और बहुत सीनियर नेताओं से ये कहता था, जिस रोज की आपकी 2 रुपए की मेंबरशिप होगी पार्टी में, तब की मेरी भी है और काम का शेयर मेरा भी है।
आपको पार्टी ने सरकार संगठन में बड़ा बना दिया होगा इसलिए बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन काम का शेयर आपसे मेरा कम नहीं है, ये मैं दृढ़ता से कहता रहा। अब आज तो मैं कांग्रेस के लिए नया हूं, कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व को मेरे बारे में क्या सोचना है क्या करना उनका, लेकिन मैं समाज सेवा के जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर राजनीति में हूं, मैं इसी विचार की ताकत को आगे बढ़ाते हुए लोगों का भरोसा जुटाने के लिए जिले में, और पार्टी कहेगी तो प्रदेश में और पार्टी कहेगी तो कहीं और, मैं इसी विचार के साथ अब काम करने वाला हूं, पूरी ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और क्या करना है, मेरा कहां उपयोग लेना है, किस रूप में लेना है, ये तो पार्टी को तय करना। नया व्यक्ति हूं, अब बराबरी की और हकदारी की दमदारी की बात आज मैं कांग्रेस में करने की स्थिति में नहीं हूं, पर नहीं हूं तो उससे मुझे निराशा और विचलन में नहीं है। मैंने दृढ़ता से वर्षों की उपेक्षा के कारण ठोकर मारा है। जब इतने सालों में काम संघर्ष करते हुए कुछ मुकाम ठीक नहीं मिल पाया तो मैं इसको अपने कर्म साधना के बाद भी प्रारब्ध मानकर त्यागता हूं। अब जो होगा देखा जाएगा, उसमें कोई नहीं, काम दृढ़ता से करेंगे, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। अच्छा सर, आम जनता को क्या कहेंगे, देश के वोटर्स जो हैं वो क्या देखकर वोट दें, क्योंकि अब इसकी परिभाषा भी बदल गई। देखिए, मैं वोट खरीदे हमेशा जा कहता सकते हूं, हैं। हमेशा कहता हूं, अभी भी मैंने कहा है 4 दिन पहले, मोदी जी 650 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं आजकल, घूमते हैं ना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला अंतरिम बजट 149 करोड़ का, और जिसमें केवल शरणार्थियों का पुनर्वास और कुछ सामान्य चीजें ही ले पाए थे, देश को विकास का भरोसा देने की स्थितियां ही नहीं थी, बजट ही नहीं था। उन परिस्थितियों में से भारत को निकालकर जब 51 में पंचवर्षीय योजना ला रहे थे तो 3039 करोड़ का बजट पंचवर्षीय योजना का, कैसे भारत को खड़ा किया है, कैसे भारत को खड़ा किया है, बहुत नैतिक जिम्मेदारी के साथ, और लाकर खड़ा कर दिया 2013 के 16 लाख करोड़ के बजट पर कांग्रेस की नीतियों ने। 139 करोड़ से 16 लाख करोड़ के बजट तक भारत को। ये तब आया है जब देश के जीवन में बदलाव के लिए बाखड़ा नांगल गांधी सागर हरि के बैराज एजेंडे में था। जेके, डीसीएम, कानपुर, कलकत्ता, इंडस्ट्रीज एजेंडे में थी। ये तब आया है जब दिल्ली, रुड़की, बंबई, मद्रास, आईआईटी एजेंडे में थी। ये तब आया है जब दिल्ली का एम्स जैसी चिकित्सा सुविधाएं नेहरू और कांग्रेस के एजेंडे में थी। ये केवल मोदी जी की तरह जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं आए। आज जय श्री राम के नारे का मैं भी कट्टर समर्थक हूं। मैं कई बार कहता हूं, क्या मोदी जी मुझसे बड़े हिंदू हैं क्या? या कोटा की भारतीय जनता पार्टी में किसी में दम है जो मुझ पर, मेरे साथ बैठकर हिंदुत्व पर, सनातन पर चर्चा कर ले? है क्या किसी के पास दम? खाली नारे लगाने से सर्वज्ञानी थोड़ी हो जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश की जनता और आम आदमी उन मानवीय चित्त मूल्यों पर अपना पक्ष रखे, ध्यान रखे कि भारत के चुनाव से गरीब हट गया, भारत के चुनाव से मजदूर हट गया, भारत के चुनाव से किसान हट गया, जवान हट गया, बेरोजगार हट गया, डेवलपमेंट हट गया, हिंदू और मुसलमान रह गया। कहां ले जाएंगे देश को? बेकारी समस्या नहीं है, भूखमरी समस्या नहीं है, कुपोषण समस्या नहीं है, डाउन होती इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बंद होते कारखाने, देश में चिंता का विषय नहीं है। कमाल है भाई। जय जय श्री राम। हिंदू और मुसलमान, जनता संवेदनशील बने जब राजनीतिक नेतृत्व पथभ्रष्ट और सत्ता बनाए रखने के लिए नैतिक रास्ते से विचलित होता है तो फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आई है, जेपी ने नारा दिया था, तब जनता को आना पड़ता है। बस इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकई बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे मैं कहूँगी तथ्यों पे आपने बहुत ही डिटेल से बात की है, और जो एक आप विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि देश की जनता भी जागेगी, वोटर्स का नजरिया बदलेगा अपने नेता को लेकर कि अब किन चीज़ों को देखकर हमें वोट डालना चाहिए। अंत में कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। मैं साधारण सा व्यक्ति हूं,
न मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा आदमी था, न कांग्रेस में बहुत बड़ा आदमी बनने की चेष्टा लेके आया हूं, पर मुझे लगा कि, और मैं जवानों से, आम आदमी से आखिरी में यही कहूंगा, आपकी कर्म साधना और शक्ति की उपेक्षा होती है तो विद्रोही बनो, विद्रोही, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।